क्वेश्चन पेपर मिला है सबको? अभी छोड़ दीजिए, रख दीजिए उसे, अभी जब कहेंगे तब उसको देखना है। होमवर्क हो गया? चलिए बढ़िया है। हम लोग एनसीईआरटी पे चर्चा कर रहे थे उस दिन। थोड़ा सा टाइम फ्रेम को देखते हैं कि टाइम लाइन क्या है। तो आपको यहाँ पे बताया गया था इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन भी है उसी पे बेस्ड, इसीलिए इसकी चर्चा करना यहाँ पे ज़रूरी है। आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पत्थरों का पूरा एज है, यानी कि ये स्टोन एज है। और सबसे पहले जो यूज़ हम लोग करना शुरू किए वो किस चीज़ का यूज़ किए? स्टोन का यूज़ किए। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया होगा? इसमें बोल रहा है जैसे कि आपके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण, यानी कि यहाँ पे 99% बोल रहा है कि 99% आपके जो डेवलपमेंट का है वो पूरा इंसिडेंट इसी में हुआ था। तो क्या क्या हुआ होगा? तो जो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, हमारी जो चाहे वो रोज़मर्रा का जीवन हो, डेली लाइफ का हो, या हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हों, या हमारे जो गैदरर्स होने का जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा लगभग इसमें आ जाता है, ठीक है। बाद में नियोलिथिक पीरियड आता है वहाँ से हम लोग एक स्टेबल लाइफ, जैसे कि एग्रीकल्चर, कई जगह आपको ये अलग अलग मिलेगा, जैसे 6000 ईयर भी मिलेगा। तो एक स्टेबल लाइफ के रूप में हम लोग जीवन व्यतीत करना शुरू किए। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे पीछे आप देखिएगा, आपके मेंस का क्वेश्चन है, मैं इस पे इसीलिए रुका था। सेकेंड पेज पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में पढ़ रहे हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं, ठीक है, आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी पूछी है। इंग्लिश में, द एंसेंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment on it. यहाँ पे आपको ये नहीं जानना है कि मेसोपोटामिया, ग्रीस और वो उस पार्ट को अभी छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको फोकस करना है कि जो its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। फोकस किस पॉइंट पे है? इसी पार्ट पे है ना इस क्वेश्चन का। तो ये परंपराएं कहाँ से उठाएंगे आप? अब जब दिमाग में आएगा, लिखेंगे कहाँ से, हम कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ठीक से पढ़िए तो ये परंपराएं कहाँ से शुरू हो जा रही हैं? आपकी एनसीईआरटी सीधे सीधे लिख रही है क्या? समझ आ रही है बात आपको कुछ? ठीक है, इसमें मोस्टली लोग लिखते हैं तो क्वेश्चन मेसोपोटामिया और मिस्र के सिविलाइजेशन पे लिखना शुरू कर देते हैं, और हमारा जब शुरू करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं। उनको लगता है सिविलाइजेशन बोल रहा है ना, लेकिन क्या बोल रहा है वो? यहां पे आगे जाके क्या बोल रहा है? परंपरा।
उसने कहीं सिविलाइजेशन वर्ड का यूज किया है आपके लिए? ये बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को देखो ठीक से एक बार, कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। किस क्लास की एनसीईआरटी से उठा रहा है क्वेश्चन? 6th क्लास की एनसीईआरटी से। क्या हुआ बताओ? हाथ उठाए थे आप? नहीं, वो कोई बात नहीं, आप बस सुनो, अभी आपको सुनना है बस, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? जैसे कंफ्यूजन कहाँ होता है कि हम लिखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में यही होता है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हो तो ये क्वेश्चन गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा ना। तो कहाँ से शुरू करना है आपको? आपको स्टोन एज से लेके शुरू करना है, ठीक है? तो पहली चीज तो इसमें से कुछ बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन पढ़ाया था ना हमने, बताया था ना भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? बताइए सर आप। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा। यही है, आप बताइए सर। इस चैप्टर में पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद आ रहा है सबको? अरे पीछे वाले चैप्टर में, पहला चैप्टर में था ना, वहाँ तो दिखाया भी था। चलिए आप बताइए। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब बताइए परंपरा से क्या समझते हो आप लोग? इसमें कैसे डिफाइन करो, परंपरा को कैसे डिफाइन करो? ये ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नॉलेज मांगता हो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है? परंपरा में क्या क्या चीज़ें आ सकती, क्या क्या लिखोगे? और लाइफ स्टाइल, और आप क्या लिखेंगे? एक एग्जाम्पल से समझाइए मुझे। हाँ, एक एग्जाम्पल से समझाइए, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से। अभी मैंने क्या कहा, शुरू कहाँ से करना है? तो आप सिंधु पे क्यों पहुंच गए? क्या उसके पहले लोग रहते नहीं थे? ध्यान बार बार दिला रहे हैं, वहाँ ध्यान दीजिए कि कहाँ से लिखना है, कैसे शुरू। यही तो गलतियाँ होती हैं, और मेंस में बहुत बढ़िया लिख के आए, नंबर आया नहीं। अच्छा, एक चीज़ और लिखा हुआ है, परंपराएं आज तक। कोई ऐसी परंपरा जो आज तक आपको लगती हो है, वो आप बताइए। आपके पीछे आज तक परिरक्षित की, अरे आप ही से पूछ रहे। लिखा है ना आज तक, तो कोई ऐसी परंपरा जो आज भी आप में है, आप भी आप फॉलो कर रहे हो। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या हिस्ट्री क्लास करना जरूरी है? आप बताइए, जरूरी है? करेंगे तभी लिख पाएंगे। और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन वो कई पूछिए, जितने अभी हम दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जो केवल आप सोचेंगे और इन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं याद आ रहा है आपको? अरे सब पुराने के ही तो लेके बैठे हुई हो, तुमने क्या खोज लिया है नया? जी क्या क्या वर्किंग, किस तरह की वर्किंग? वो भी मेट्रो से जाते थे झोला लेके? एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया। किसने खोजा? आपने?
अरे वो लोग खोज के चले गए, आप तो बस खा रहे हो बैठ के। और कोई परंपरा? अब तो बोलो, कुछ तो याद आया होगा। अच्छा कोई हैबिट बता दो, एक अपनी अपनी हैबिट बताओ जो तब से चली आ रही है, बहुत कॉमन हैबिट। हैबिट भी याद नहीं आ रहा। अच्छा अचानक आपके सामने कुत्ता आ जाए तो क्या करोगे? कैसे मार्ग भगाओगे? कैसे भगाते हो? क्या खोजते हो? वेपन, AK-47? हाँ, अरे ऐसे करते हो, ऐसे कुछ करते हो, इस तरह से करते हो। ये कहाँ से आया? स्टोन एज से। कुछ नहीं हाथ में और कुत्ता भाग जाता है। आपको समझ में आ रहा है? उसे भी समझ में आ रहा है तब से, वो भी ट्रेंड है। अगर आप उसे ऐसे करो, ऐसे, तो क्या भाग जाएगा? बताओ आप। नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। वो भी ट्रेंड है, आप भी ट्रेंड हो, आपको पता नहीं, आपका हाथ ऐसे ही उड़ जाता है अपने आप। ये कहाँ की हैबिट है? स्टोन एज से चली आ रही है हैबिट, हमारे अंदर बैठी हुई है कॉन्शियस में। और उससे भी ज्यादा आप छोटे बच्चे को देख लो, वो भी ऐसे ही करता है, उसको तो कोई सिखाया भी नहीं होता है। ठीक है? और अगर कोई रेप्टाइल आ जाए तो क्या करोगे? सांप आ जाए तो क्या करोगे? हाँ, ऐसे पकड़ने जाते हो उसे। बच्चों को देखना, वो कोई चीज इस तरह की आएगी ना तो ऐसे पकड़ने की आदत होती है, ऐसे पकड़ के फेंकने की। ठीक है? आप लोग पकड़ने मत जाना, आप तो दूर भागना। लेकिन जैसे बच्चों को देखना, उनकी आदत होती है, रेप्टाइल्स जब आएंगे ना तो ऐसे पकड़ने जाते हो, उनकी हैबिट होती है। तो हमारे हैबिट ये कहाँ से आ रही है? ये सब एंसेंट टाइम से आ रही है। और यही सब धीरे धीरे मान्यताएं हमारी बनते बनते क्या हो जाती हैं? परंपरा बन जाती है। और उन्हीं परंपराओं का जो भी आपके वहाँ होता है, रीति रिवाज, कल्चर जो भी आपके सोसाइटी में है, वो क्या आज का है? वो आप अपने किसी पीछे वाले जनरेशन से सुने हो और उन्होंने अपने पीछे वाले जनरेशन से सुना है, ऐसे ही तो चली आ रही है। तो अगर आप परंपरा को समझ लिए हो और अपने सोसाइटी को थोड़ा बहुत भी जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ये आंसर का फॉर्मेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल आएंगे। वही तो परंपरा होती है। और क्या परंपरा क्या होती है? कि जो बदलना मुश्किल हो, जो आपके पिताजी मानते हो आप भी मानते हो, है ना? जैसे शादी विवाह है, अब जैसे आपके यहाँ होता रहा वैसे ही तो होगा। ठीक है? तो क्या हो गई? ये हमारे वहाँ की, कहते हो ना हमारे यहाँ की परंपरा है भाई, ऐसे ही होता है ना? उसमें लॉजिक नहीं लगाते ज़्यादा। समझ आ रही है बात? अब पेड़ों की पूजा है कि नहीं? अब इसको क्लासिफाई कर लो, अगर सिस्टमेटिक वे में जाना है तो कैसे करोगे? कि पॉलिटिकल हो जाए, ठीक है, आपका इकोनॉमिक हो जाए, आपका ये रिलीजियस से रिलेटेड हो जाए। इस तरह से क्लासिफाई कर लोगे तो सिस्टमेटिक बन जाएगा वो चीज़। ठीक है? आज भी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है? आप में से कोई हेड होता है, आप ही के बीच में से कोई हेड होता है, वही लीड करता है। ठीक है? पहले कोई सिस्टम था, बाद में आज आप डेमोक्रेसी कह रहे हो। कभी डिक्टेटरशिप था, कभी मोनार्कियल सिस्टम था, है ना, राजतंत्र था, कभी इस तरह की चीज़ें थी। आज आप डेमोक्रेसी में आ गए हो। लेकिन ओवरऑल अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो क्या है? आप ही के बीच का कोई लीडर बनता है। और उस समय भी तो कोई लीडर होता होगा, उन्हीं लोगों में से कोई। कबीले बने, जन जन से राज्य से फिर महाजनपद, जनपद से सम्राट, पूरा एम्पायर वगैरह सब बना। तो कॉन्सेप्ट तो वही आ रहा है। समझ आ रही है बात? वो बड़े रूप में हो गया, सिस्टमेटिक रूप में हो गया, थीरीज आ गई, तमाम किताबें लिख दी गई, वो तो बात की बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। पॉलिटिकल सिस्टम वही चलता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? उस समय गैदरिंग करते थे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में आ गए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ होगा ना, आपस में डिस्ट्रीब्यूट तो करते होंगे, एक ही आदमी थोड़ी ले खा जाता होगा। तो एक छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आज आप कंट्री लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। यही तो कहते हो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, बोलते हो ना। तो ये सीखा कहां से आपने? तभी से सीखा ना, छोटे लेवल से ही सीख के तब बड़े लेवल पे आप कर रहे हो। समझ आ रही है? अब इसी चीज को जरा बताओ तो, रिलीजियस वगैरह में, आपके कल्चर में
ये सब नहीं देखते हो आप लोग? अभी मैंने जैसे पेड़ों की पूजा बताया, तो क्या चले आ रही है ना, बहुत पहले से आ रही है, आप भी कर रहे हो। समझ आ रही है बात? ठीक है, आपके रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, चाहे वो पैदा होने से लेके मरने तक तमाम 16 संस्कार हमारे यहाँ होते हैं ना। तो ये क्या है, ये कहाँ से आया? एक दिन में आया होगा क्या ये? ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, जो क्वेश्चन मैंने पहले दिन आपसे पूछा था कि अलग अलग जगह पे कल्चर डेवलप तो हुए, ठीक है, और उसके बाद क्या हुई? ट्रैवलिंग हुई, एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, तो हमारा कल्चर क्या हुआ था? एनसीईआरटी ने क्या लिखा था? इनरिच वर्ड यूज किया था। यही तो बोल रहा है ये भी, कि मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताएं उसको प्रिजर्व नहीं कर पाई, लेकिन हमारे उपमहाद्वीप की, हमारे सब कॉन्टिनेंटल की जो समस्या, जो कल्चर था, परंपरा थी, वो क्या रही? प्रिजर्व रह पाई। क्यों? क्योंकि हमने उसको इनरिच किया, और वो लोग कैसा कुछ किए होंगे जो डिस्ट्रक्शन होगा, उन लोगों में डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, विनाश हुआ होगा, जबकि हमारे में क्या था? कंस्ट्रक्शन था, इनरिचमेंट था। तो मैंने उस दिन आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, पहले ही दिन पूछा था कि बताइए क्या ऐसा, क्यों इनरिच हुआ, क्यों क्लैश नहीं हुआ था? और वही क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी पूछ रही ना आपसे, फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। लाइन अलग कर दिया उसने, क्वेश्चन वहीं से। समझ आ रहा है? ठीक है, इसका जवाब आज तक अभी किसी ने दिया नहीं हमें, आज कौन देगा? क्यों क्लैश नहीं हुआ था? याद आ रहा है कहां कहां डेवलपमेंट हुआ था? एक तो नर्मदा घाटी में, दूसरा, ठीक है, और गारो खासी में, ठीक है, और विंध्या के आसपास, गंगेटिक प्लेन वगैरह में, ठीक है। तो इन सब जगहों से आपस में इधर उधर गए भी लोग चारों तरफ, और आपस में गए तो हमारा कल्चर क्या हुआ? इनरिच हुआ। ये कौन बोल रहा है? एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। तो उनमें क्लैश क्यों नहीं हुआ, इस पे हमें सोचना था। तो हमने बताया था कि ट्रैवलिंग पे लिखवाया था मैंने कि कौन कौन ट्रैवलर बन के गए थे वहाँ। तो सबसे पहले तो उसमें कौन जाते थे? एक तो क्लाइमेटी के कारण, जो जलवायु परिवर्तन के कारण, या किसी आपदा आ जाती थी तो उसके कारण क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह मजबूरी में जाना पड़ता था। तो जो मजबूरी में जाएगा, क्या वो हथियार लेके जाएगा, लड़ाई करने जाएगा? वहाँ जाएगा तो वो लोग तो ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे, जहाँ पे जाएगा वो, उनके पास तो आपदा ही नहीं है। अभी मान लीजिए तमिलनाडु के क्षेत्र में या कई क्षेत्र में साइक्लोन आ जाए, तो और वहाँ के लोग किसी तरह से भाग करके दूसरे एरिया में आए, तो क्या वो लड़ाई करने आएंगे? वो तो पहले अपने लाइफ को सेटल करना चाहेंगे, और सेटलमेंट अगर करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? कोएग्जिस्टेंस, भाई सामंजस्य बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वहां रह पाओगे, नहीं तो मार भगा देंगे वो लोग। समझ आ रही है बात? तो ये क्या था? कोएग्जिस्टेंस उनमें हुआ। उसके बाद कौन जाते थे? प्रीचर्स जाते थे, जो साधु संत जाते थे, उपदेश देने जाते थे। तो उनकी तो वैसे ही रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में, उनको कौन ही भगाएगा, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज साथ लेके गए, अपना कल्चर साथ लेके गए, तो आपस में क्या हुआ? आसानी से जब कोई एग्जिस्टेंस की बात होती है, सह अस्तित्व की बात होती है, तो वहां पे इंसान आपस में आसानी से घुल मिल जाता है, ठीक है। दूसरा और कौन जाता था? ट्रेडर्स, व्यापारी। तो दुनिया के सभी, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, वो यही चाहता है कि हमेशा क्या बनी रहे? शांति। जितनी शांति होगी उतना बढ़िया ट्रेड होगा। समझ आ रही बात? इसीलिए आज भी देखते हो जैनिज्म को सबसे ज्यादा फॉलो कौन करता है? अपने देश में ही देख लो, राजस्थान और इधर गुजरात की तरफ ज्यादा है। तो उधर कौन है? व्यापारी है। वो क्या चाहते हैं कि पीस बना रहे भाई, हिंसा तो हो ही ना बिल्कुल, क्योंकि जरा सा भी क्लैश हुआ तो सबसे पहले क्या बंद होता है? मार्केट। और मार्केट बंद हुआ नहीं कि नुकसान व्यापारी का शुरू। तो वो चाहता है कि एकदम, वो बुद्धिज्म को भी नहीं, जैनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो क्या वो कभी क्लैश करेंगे? नहीं करेंगे।
तो यही लोग तो ट्रेवल कर रहे थे भाई। थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा एरिया में कुछ लोग थे जो कि हाँ एक एरिया को दूसरे एरिया को जीतने भी जाते थे, कुछ लोग थे। तो जो जीत लेता होगा फिर उसको आपस में मिला जुला के और बड़ा बनाता होगा। और रिसोर्सेज हमारे पास थे इतने कि बहुत स्कैर्सिटी नहीं थी, बहुत कमी नहीं थी किसी चीज़ की। जब कमी ज़्यादा होती है तब लड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। और ग्रीस, मेसोपोटामिया और क्या दिया गया है, मिस्र, इधर का एरिया आप जब देखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है रिसोर्सेस की, ठीक है। अभी आप मैपिंग किए हो तो देखोगे वहाँ पे कि बहुत सारी दिक्कत होती थी कि वहाँ पे रिसोर्सेस के लिए क्लैश ज़्यादा हुआ। तो शुरू से ही वो क्लैश में रहे, और जब क्लैश में रहे तो उनका डिस्ट्रक्शन होना तो तय था। लेकिन हम क्या रहे, हम हमेशा को एग्जिस्टेंस पे रहे। और हमने क्या, इसीलिए वेद जब लिखा गया तो आज से कितने सौ साल पहले लिखा गया है, 3500 साल पहले लगभग लिखा गया। और उसी में क्या लिख दिया गया है, जियो और जीने दो। किसको, किसको, केवल ह्यूमन को ही, इवन प्लांट्स को भी, है ना, एनिमल्स को भी। इवन हम क्या है, पत्थरों को भी जल्दी इधर उधर नहीं करते उसमें भी कहते भगवान है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, पकड़ पा रहे हो? तो ये जो इनरिचमेंट हुआ ये इसी कारण हुआ कि हम लोग को एग्जिस्टेंस के रूप में इस तरह से ट्रेवल किए और इस तरह से हम इनरिच किए। तो हमारी परंपरा इसीलिए बनी हुई है कि हमारा जो जिस्ट है वो क्या है, हमारी जो परंपरा का जिस्ट है वो क्या है, हमारी जो परंपरा का जो मूल है वो क्या है, जिसको आधारिक संरचना संविधान में कह सकते हैं, संविधान की भाषा में, कि हमारी आधारिक संरचना क्या है, तो वो क्या है, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। और यही तो हमारे प्रियम्बल में भी कहा गया है कि साथ में मिलकर रहना है। यही तो है आपके संविधान में, यही तो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहां से आया है, 6th क्लास की एनसीईआरटी से। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो अभी भी तो पूछ सकता है। समझ आ रही बात? इसका हाफ पार्ट आप फॉर्मेट कर दोगे, फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अरे लिख पाओगे अब यहां से कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं, टिप्पणी कीजिए। कर पाओगे? कुछ प्रयास करिएगा। अब इसके लिए क्या आपको हिस्ट्री की पूरी मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत है? समझ विकसित करने की जरूरत है। और ये यूपीएससी कहती है कि थोड़ा समझ विकसित कर लीजिए। भागने से फुर्सत मिल जाए तो आसपास देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। जो आज आप कपड़े पहन रहे हो, ये बहुत पहले कभी कोशिश किया उन लोगों ने। क्या पहनना शुरू किया था सबसे पहले? जानवरों की खाल, फिर उसके बाद पेड़ों की छाल, ठीक है। फिर धीरे धीरे आते आते कपास की खेती, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में आते नवपाषाण काल तक आते आते कपास की खेती वगैरह का शुरुआत कर दिया। तो ये आज भी तो आप वही कर रहे हो। आज कौन सा नया चीज का पहन लिए? अब पॉलिस्टर वॉलिस्टर कुछ नया जोड़ लिए हो, यही चीज ना किए हो। लेकिन परंपरा क्या है, वही है। अभी समझ आ रही है बात? दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। आपके पास नहीं है क्या? ये एक डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की मध्य पाषाण शिलाकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मेसोलिथिक रॉक, अभी मैंने बताया मेसोलिथिक पीरियड कब से कब है, ये 12,000 से लेकर के 10,000 तक, ठीक है। यहां दिया भी है ना। 12,000 से लेकर 10,000 पीरियड का जो काल होता है, इसे ये देखिए कौन सा युग कहा गया, मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल कहते हैं इसको, ठीक है। मेसोलिथिक rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also fine aesthetic sense comparable to modern painting. Critically evaluate this comment. ठीक है।
अब देखिए रॉक कट वैसे तो माना जाता है कि आपके अजंता एलोरा को ही सबसे ज़्यादा फोकस लोग करते हैं, राष्ट्रकूट और आपके ये क्या बोलते हैं चंदेल वगैरह लोग थे, उन्होंने ज़्यादा उसको प्रमोट किया। तो अचानक आके कर दिया होगा क्या? अभी हमने क्या बताया था, रॉक दिखाया था ना एमपी का, भीमबेटका, याद आ रहा है? अरे यस सर, याद भी आ रहा है कि नहीं? ये देखिए भीमबेटका याद आ रहा है? यहां पे मैंने क्या बताया था, किस तरह के पत्थर होते थे, जब इसको तोड़ो तो लेयर्स में ये टूटते थे, ठीक है, और लेयर्स में टूटते थे, इसलिए इसका हथियार बनाना, वेपन्स बनाना आसान हो जाता था, ठीक है। तो रॉक को कट करना नहीं हुआ क्या? ये रॉक को कट करना नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कहां से आई है? मेसोलिथिक पीरियड से आ रही है कि नहीं आ रही है? मध्य पाषाण काल से आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो यस या नो, सहमत हो ना? देख रहे हो एनसीईआरटी बता रही है आपको, हम थोड़ी बोल रहे हैं। और यहीं पे देख लीजिए क्या पूछा है यहां पे उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, कल्चरल लाइफ को ही केवल नहीं बल्कि आधुनिक चित्रकला से, यानी कि आधुनिक पेंटिंग की शुरुआत कहां हो गई थी? ये देखो कितना बढ़िया बनाया। आज के टाइम पे अगर यही एमएफ हुसैन बना दे तो कई करोड़ में बिकेगी। एमएफ हुसैन का नाम सुना है? नहीं? तो पता नहीं किस ग्रह से आए हो तुम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना होगा, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाते थे वो, मतलब उनकी पेंटिंग होती तो कई करोड़ों में बिकती कि नहीं बिकती? ऐसे ही बना देते हैं लोग, पता नहीं क्या होता है वो। आर्ट गैलरी, इसमें से कौन कौन गया है? तो आज की जो मॉडर्न आर्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ आया आपको? वहां गए थे तो क्या समझ में आया बताइए? जी, आज के टाइम की मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, और ऑयल पेंटिंग वगैरह, अलग अलग टाइप की पेंटिंग वगैरह आ गई हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली तमाम चीज़ें आ जाएंगी, कलर का कम्बिनेशन होगा और तमाम चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो गई? क्या ये लोग किसी चीज़ का यूज़ करते होंगे कि नहीं? कलर के लिए करते होंगे ना, और दिया भी है आगे चल के इसी चैप्टर में दिया किस किस चीज़ का यूज़ करते थे लोग, ठीक है। तो पेंटिंग से क्या समझ में आ रहा है आपको? इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या उस टाइम के कुछ इमेजिनेशन कर पा रहे हैं आप कि किस टाइप का कल्चर रहा होगा उनका? भाई हंटिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या रहे होंगे? हंटर रहे होंगे, यानी कि नोमैडिक लाइफ रही होगी, यानी कि शिकारी रहे होंगे और इधर उधर घूमते रहे होंगे, घुमंतु जीवन रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक छोटी सी पेंटिंग जो है अपने आप में एक कहानी होती है, पता है कि नहीं आपको? वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। जैसे एक फोटो देख लो तो जितना हम बोल के बताएंगे उससे ज़्यादा वो समझा देगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ऐसे आप इस पेंटिंग को देखो, ये कौन बनाया था? उस समय का ही तो कोई बनाया है। तो आप देख के क्या क्या समझ पा रहे हो इसमें? पहली चीज़ कि कलर कॉम्बिनेशन के बारे में उनको जानकारी धीरे धीरे होने लगी होगी, या कुछ ना कुछ इनोवेशन किया होगा उन्होंने, कैसे कलर बना सकते, तभी ना बनाया होगा, ठीक है। दूसरा चीज, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में रिवील करने की, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताने की जो क्षमता होती है वो पेंटिंग के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो एक मीडियम उनको लगा होगा कि ये भी हो सकता है। आपस में कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज करते ही होंगे, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज वो लोग बोलते थे, क्या बोलते थे उस समय, उसके बारे में तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन ये है, ये भी एक टाइप की लैंग्वेज है कि नहीं? पेंटिंग भी तो लैंग्वेज होती है एक प्रकार की, कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, ठीक है। तो ये वो लोग इस बात पर समझ गए होंगे कि ये भी एक माध्यम हो सकता है, ठीक है। एक टाइम आता होगा जब वो भी स्पेयर टाइम उनके पास होता होगा, खाली टाइम जिसको बोलते हैं। हमेशा ये नहीं कि बस मारधाड़ और एक्शन ही चल रहा होगा, ठीक है, तभी तो बनाया होगा ये। इसीलिए आपसे भी क्या पूछा जाता है, आपकी हॉबी है कि नहीं?
वो बेचारों को शिकार करना पड़ता था, गैदरिंग करना पड़ता था, पशुओं से बचना पड़ता था, तमाम चीज़ों के बाद भी उनकी हॉबी थी। और आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ मिला हुआ है, तब भी आप में से ज़्यादातर लोगों की हॉबी ही नहीं है, पता नहीं हॉबी क्या होता है। तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो वही थे कि उतने मिजरेबल कंडीशन में भी अपने आप से प्यार करते थे वो। तो यूपीएससी के कैंडिडेट तो वही डिजर्व, ये जिसने बनाया ना वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाता, निश्चित सेलेक्ट हो जाता, क्योंकि वो था वो बंदा उतने मिजरेबल कंडीशन में भी बैठ के पेंटिंग बना रहा है। और क्या टेबल लैंप होगा उस समय? क्या आपके तरफ 50 लाइट ये लगा दो वो लगा दो, दिख नहीं रहा सर, एसी नहीं चला, ये नहीं वो नहीं, ताम झाम, और पढ़ाई एक अक्षर का नहीं। समझ आ रही बात? कौन सी बात? ये वाली बात। आप बताओ कुछ पेंटिंग से देख के क्या आप और कल्चर के बारे में बता पाओगे? हाँ, आप इस पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। ये वो तो मैं बता ही चुका हूं। शिकारी थे, संग्राहक थे, ठीक है, इधर उधर घूमंतु जीवन व्यतीत करते थे, जहां जगह मिल गई वहां रुक जाते थे। और क्या बताइए, इमेजिन करिए ना, यहां बैठ के चल जाइए, वहां पे यात्रा करिए। ज्यादा जानकारी हो गई थी उनको। और किसके तुलना में ज्यादा थी? तो ये बोलो ना कि रंगों का प्रयोग करना प्रारंभ किया होगा, ठीक है। और जब भी एंसेंट इंडिया का लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं? किया होगा, ठीक है, किया है नहीं। मॉडर्न इंडिया जब लिखोगे तो क्या होगा? है, क्योंकि उसका तो पूरा है ना आपके पास। लेकिन जब भी एंसेंट इंडिया में बात करते हैं तो कहते हैं किया होगा, ठीक है। आप बताइए सर, आप बताइए मैम, पहले कुछ और पॉइंट जोड़िए, उनमें ऐड ऑन करिए। आप लोगों से ही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अभी एक एक पॉइंट जोड़ोगे, आंसर तैयार। क्या पैसे? अच्छा, पेंसिल नहीं होगा। हाँ, तो किससे बनाते थे? लकड़ी। वकड़ी क्या होता है? लकड़ी से कि वकड़ी से? नहीं, कलर का तो यूज किया ही है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन बनाने के लिए जैसे आपने कहा कि लकड़ी का यूज करते होंगे, ठीक है, यही कह रहे हो ना? तो ठीक है, ये लकड़ी वकड़ी क्यों बोल रही हो? लकड़ी का ही यूज करते होंगे ना, वकड़ी थोड़ी होता है कुछ। इसको कंट्रोल करिए, ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू में निकल जाएगा। बहुत से लोगों को की आदत होती है एक शब्द बोलने की, अरे सर, कई लोग बोलते हैं ना, तो ये बहुत निगेटिव है। अरे क्या होता है? सर होता है केवल, अरे नहीं होता, ठीक है। आपको नहीं कह रहे, बहुत सारे लोगों को आदत होती है। तो हैबिट आप बदलना जरूरी है। आप बताओ मैम, आप जोड़ो, एक और पॉइंट ऐड करो। जो गांव में रहा है वो तो आसानी से जोड़ लेगा, शहर वाले तो थोड़े कम जानकार होते हैं, गांव वाले ज्यादा जानकार होते हैं। अरे जल्दी बोलो। तभी तो दिक्कत है, तभी तो हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। और हिस्ट्री पढ़ भी लोगे तब भी नहीं लिख पाओगे, जब सोचोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, यूपीएससी 2015 में इसको पूछी है। ये 2014 का इसके पहले वाला क्वेश्चन था। देखो रिलेट कर रहा है, फिर से वही से क्वेश्चन 2015 में पूछी है। वो टाइप करना भूल गया। इसके बाद वाला 2018 में, इसके बाद वाला 2020 में, और इसके बाद वाला 2022 में। एक ही जगह से क्वेश्चन बार बार उठा रही है। और इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही पूछ ले वो आपसे। लेकिन नहीं, जब तक पोथा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे लिख देंगे? मजबूरी। कुछ नहीं बोलेंगे, शपथ ले ली है संविधान का। बिल्कुल,
और ये भी हाँ छोड़ के जाते हैं, फिर यहाँ आ सकते हैं। और एक तरह का एक हम आज हम लोग निशान बनाते हैं ना, तो ये अपने आप में ठीक है। और कल्चर के बारे में थोड़ा और डीप आइए, तो रहन सहन के बारे में कुछ मिल पा रहा है क्या? कुछ कपड़े वपड़े नज़र आ रहे हैं इसमें आपको? तो इस पे भी तो आएगा। क्या जीन्स पहना है क्या? नहीं पहन, जीन्स नहीं पहन। अच्छा, जूता किस कंपनी का है? एडिडास का है, किसका है? शॉर्ट्स पहनते थे, हाँ ठीक है। वही फैशन अब आ रहा है, देख लो कितने साल पहले की, हजारों साल पहले का फैशन फिर से आ रहा है। बाल देखो इसका, बाल है ना, आजकल भी देखो कैसे कैसे अजीब टाइप के बाल रखते हैं। कोई घोड़े की पूंछ टाइप का कलर करवा लेता है, कोई किस कलर का करवा लेता है, ऐसे ऐसे देखो। तो वो उसके भी बिखरे उखरे उसी टाइप के हैं। क्यों नहीं, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते होंगे, उनका भी तो फैशन था, ठीक है। तो प्राकृतिक चीज़ों का सौंदर्य बोध के लिए भी प्रयोग करते होंगे। एक पॉइंट बहुत बढ़िया लिखे हो, लिख सकते हो इसे। अपने सौंदर्य बोध के लिए प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते होंगे। जब वो कपड़ा पहन सकते हैं, छाल पहन सकते हैं, पेड़ों की छाल पहन सकते हैं, जानवरों की खाल पहन सकते हैं, तो मेकअप नहीं कर सकते? अब वो अपने स्टाइल में करते होंगे, ठीक है। अब सेविंग वेविंग तो पता नहीं चल रहा किया है कि नहीं, लेकिन पता नहीं उस समय, आज भी पता नहीं, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, लग रहा सेविंग नहीं करके आते। एक नया फैशन चल गया दाढ़ी वाला, पता नहीं क्या है ये, बाबा बनना है क्या? चलिए ठीक है, सोचोगे तो निकल रहा है ना कुछ कुछ पॉइंट, ठीक है। तो चित्रकला में सौंदर्य बोध है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने में थे। देखिए पहली चीज तो ये होती है कि आर्ट में देखा क्या क्या जाता है, पहले ये देखिए। तो आप लोग सबसे पहले पहुंचते हो कलर, ठीक है, और कुछ दिखता है नहीं आपको, सबसे पहले कलर ही पे चले जाएं, कलर ही देखेंगे। पहले देखा जाता है विषय। ये बताओ तुमको आर्ट कोई चीज बनाने को कहा जाएगा तो सबसे पहले कलर खोजोगे, पहले कलर मिल जाए, पहले क्या सोचोगे? विषय क्या है, उसका थीम क्या है, ठीक है। तो उस समय का जो थीम था आर्ट पे, नोट करते जाइएगा, ये नहीं तो मिस हो जाएगा। सबसे पहले किस, वो ये मॉडर्न आर्ट में भी दिखेगा कि सबसे पहले आपको आर्ट लिखना है तो क्या देखोगे? थीम, विषय क्या है। तो उस समय के लोगों का जो आर्ट मिला हुआ है या चित्रकारी जो हमें दिख रही है, इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि उनका विषय क्या रहा होगा? शिकार करना, ठीक है, संग्रहण करना, हो सकता है कहीं कलेक्शन करते हुए किसी का बनाया हो, हमें नहीं मिला है वो अलग बात है, या मिला भी होगा, ठीक है। सारी चीज़ें तो आपके किताबों में रहेंगी नहीं। तो संग्रहण करना और शिकार करना, तो सबसे पहला थीम हमारा क्या बन, विषय क्या बन जाएगा कि शिकार करना मुख्यतः उनका जो था वो था, ठीक है। दूसरी चीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बोगाजकोई में मिला हुआ है ना, देवताओं को रख के वहां पे शपथ ली जा रही है, उनका प्रमाण दिया जा रहा है, ये सब मिलेगा। लेकिन अभी हम इसके बेसिस पे ही केवल बता रहे हैं। तो पहले जनरल बता देना, उसी में आप खाका सांचा रहेगा उसी में डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम थीम देखते हैं, तो उस समय का थीम क्या था और आज की थीम क्या है। अगर मॉडर्न आर्ट लिखोगे तो आज की थीम क्या रहेगी, ठीक है। आज की थीम विमेन इश्यू हो सकता है, आज की थीम सोशल कोई फार्मर्स का इश्यू हो सकता है, आज की थीम स्टूडेंट इश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस समय की थीम तो ये थी। दूसरा चीज हम क्या देखेंगे कि आयाम क्या है, डायमेंशंस क्या क्या है, किस डायमेंशन में लिखा बना हुआ है चित्र, 2D है, 3D है, 4D है, 5D है। आजकल आ गया है ना डायमेंशन, कई विमाएं समझते हो ना, विमा, अरे 2D 3D समझते ही होगे। तो हम देखेंगे कि वीमा क्या है उसकी, चित्रकला की। और मुगल चित्रकला डिटेल में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर आपका सब्जेक्ट है। तो दूसरा चीज हम क्या देखेंगे, वीमा क्या है। तो वीमा कैसी है, 2D है 3D है, 2D में ही काम करते हैं, ठीक है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसको 2D कहते हैं।
2 डायमेंशनल कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई गहराई भी दिखती है, उसको हम 3D कहते हैं। ठीक है, आज 4D 5D तक आ गया, 6D तक आ गया है। ठीक है, आज आप रियल टाइम पिक्चर देख सकते हो, लगता है कि उसी में हैं हम, है ना। तो एक ये हो सकता है। तो दूसरा चीज, पहला चीज थीम, दूसरा चीज क्या, वीमा, डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, तीसरा चीज मेजरमेंट देखेंगे कि क्या उनके पास मेजरमेंट भी था या जैसे मन वैसे ही बना दिया, क्या कोई पैटर्न था। आप नहीं नोट कर रहे हो, याद रहेगा, आप ही से कह रहे हैं। हाँ, पैटर्न समझ रहे हो, पैटर्न, कि क्या कोई पैटर्न था या जैसे मन वैसे ही बना दिया, यानी कि मेजरमेंट था क्या उनके पास कुछ। आप देख रहे हो इसमें, ये नहीं कि ये पैर और इस पैर में ये है कि एक डायमेंशन है, ये नहीं कि बहुत लंबा बना दिया। खरगोश टाइप का है तो बनाने की कोशिश की है उसने, चाहे डियर हो चाहे खरगोश जो भी रहा हो, उसको वैसे ही बनाने की कोशिश की है। डायमेंशन बहुत, लेकिन लंबा नहीं भागा। समझ पा रहे हो, यानी कि एक मेजरमेंट दिमाग में रहा होगा। अब स्केल नहीं रही होगी वो अलग बात है, लेकिन एक मोटा मोटा एक जो मेजरमेंट है वो रहा होगा, मेजरमेंट। तीसरा चीज, चौथा मटेरियल, किस पे बना रहे। आज बहुत सारी चीजें हैं, कैनवास है, आपका रॉक पेंटिंग है, सैंड पेंटिंग है, बहुत सारी चीजें लोग बनाते हैं, सैंड आर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस समय क्या है, कहां बना रहे हैं, रॉक्स पे। ठीक है, हो सकता है वो पेड़ की छालों पे भी बनाते हों, जैसा कि हमें पांडुलिपियों में देख लिया है हमने। पांडुलिपियां लिखी जाती थी ना, ठीक है, वो भी तो एक आर्ट है, लिखना भी तो आर्ट है, है कि नहीं। लेकिन हो सकता है वो बाद में हुआ हो, जो हमें मिला है उसके बेसिस पे अभी बात करें तो हम मटेरियल देखते हैं कि किस पर बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कि कलर क्या है, हो सकता है, और कलर किस किस चीज से मिलाकर बना रहे हैं वो। ठीक है, उनकी चीजों को। ठीक है, वो अभी आएगा आगे। कितने पॉइंट हो गए, 5। अब इसके बाद क्या है, अगला कि कलर हो गया, एक्चुअल में मीनिंग क्या था उस समय बताने का और आज बताने का। आज तो मान लीजिए आप किसी मुद्दे को उठाना चाह रहे हो, रेस करना चाह रहे हो, चाहे उसके सपोर्ट में या जैसे भी विरोध में, तो आप बनाते हो। उस समय उनका मोटिव क्या रहा होगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि हो सकता है एक निशान बना देते हो कि यहाँ आएंगे फिर से, या यहाँ कुछ रख दिया है फिर उसके लिए भी बनाते हो, या हो सकता है काउंटिंग के लिए बनाते हो अपने को। कई जगह ऐसा मिला है कि ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है और उस लाइन में से कुछ लाइन कटी हुई है, तो कुछ मान लीजिए भेड़ें लेके गए होंगे, कुछ भेड़ मान लीजिए खा गया शेर, नहीं आई तो उतना काट दिया। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए हो सकता है, कुछ निशान के लिए हो सकता है, या कभी कभी हो सकता है कि कुछ फेस्टिवल वगैरह आपस में भी एंजॉय तो करते ही होंगे। आप लोगों की तरह 24 घंटा वो पढ़ते तो थे नहीं, क्योंकि उनको तो यूपीएससी का टेंशन नहीं था। ठीक है, आप लोगों को है तब भी कुछ नहीं हो रहा, और उन लोगों को नहीं था तब भी इतना बढ़िया वो करके गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नेचर के बीच में रहते थे, सोच पाते थे, समझ पाते थे, और आप सोचना और समझना छोड़ के बाकी सब करते हो। तो क्या करते थे कि क्या आउटकम था, क्या उद्देश्य था बनाने का, तो हो गया आपका वे फॉरवर्ड हो गया। समझ लीजिए कि क्या उद्देश्य था बनाने का। कितने पॉइंट हो गए, क्या इसमें 150 वर्ड का आंसर नहीं तैयार हो जाएगा। अब आप मॉडर्न आर्ट को भी लीजिएगा तो इसी में डाल दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट डाल के एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार। क्या आपने हिस्ट्री पढ़ा अभी तक, नहीं। 6th क्लास की हिस्ट्री के किताब से आपको यूपीएससी का आंसर टैकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यूपीएससी कहती है कि क्या पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, नहीं तो हम आपको लेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, 2018 में रिपीट हुआ है। भारतीय कला विरासत का, विरासत मतलब क्या होता है, हेरिटेज होता है ना, और ऊपर सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, परंपरा।
परंपरा भी क्या होती है, हमारी विरासत है कि नहीं है। और यहां पे देखो शब्द क्या कर दिया, बदल दिया। क्वेश्चन वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। आ गया ना। देखो यूपीएससी कैसे रिपीट करती है क्वेश्चन। समझ आ रही है बात की नहीं। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। सेफगार्डिंग ऑफ द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, डिस्कस करना है इसे। क्यों आवश्यकता है आज तो हम मॉडर्न पेंटिंग में है, मॉडर्न आर्ट में है, तो पुराना क्यों हम प्रिजर्व करें। फिर वही दोनों में चर्चा हुई है अभी कि सीखा कहां से है, वहीं से रूट हमारा कहां है, स्टोन एज से आ रहा है। और वहां की चीजों को हम नहीं समझ पाए तो क्या आज की चीजों को समझ पाएंगे। जब हम उस को एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पाए तो क्या आज के को एग्जिस्टेंस को समझ पाएंगे। जब हम वहां की डाइवर्सिटी को नहीं समझ पाए तो क्या आज की डाइवर्सिटी को समझ पाएंगे। है पॉसिबल। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आपको। अब आप इसका आंसर दीजिए, क्या बताना चाहेंगे इसमें। क्यों आवश्यक है, हमारे जो कला की विरासत है उसको संभालना क्यों आवश्यक है, इसको क्यों संभालें हम। ये आज 2024 में बैठ के आप 12,000 साल पहले की पेंटिंग पढ़ रहे हो, ये इसका प्रमाण है कि हमने क्या किया है, इसे प्रिजर्व किया है, पढ़ाया जा रहा है, रिलीवेंट है तभी तो। अदरवाइज मूर्ख थोड़ी है यूपीएससी की आपको ये पढ़वा रही है। तो रिलीवेंट है तो क्यों है, बताइए। यही पूछ रही है वो आपसे। क्या कोई बड़ा प्रश्न पूछा उसने आपसे, कोई बड़ा क्वेश्चन किया ऐसा बताइए। यही है ना क्वेश्चन कि इस आर्ट को हम क्यों आज 2024 में बैठ के पढ़ रहे हैं भाई। आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन कहां से राइज हो रहा है, यूपीएससी कहां से क्वेश्चन बना रही है, बार बार वही पूछ रही है। बोलो बेटा कुछ तो बोलो। परंपराओं को तो जान के क्या करोगी, एक एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल के साथ अपनी बात प्रूफ करिए। अब इतना बता चुके, अब आप लोग कुछ बताइए। कोई एक परंपरा उठाइए, कोई एक चीज उठाइए, कोई हैबिट उठाइए, उससे प्रूफ करिए कि आज के टाइम पे जरूरी है ये करना। और बाकी लोग क्या करेंगे जब तक इनसे पूछ रहे हैं। सोचिए भाई आप लोग भी, ताकि आप तक आए तो जवाब निकलना चाहिए। जल्दी जल्दी बोलो बोलो। अभी तो एग्जाम्पल बताया था, खाने पीने रहन सहन उठा बैठा जो भी है सब तो कल्चर ही है भाई। कोई तो उठा लो एक। हाँ एग्रीकल्चर ही उठाओ, चलो बताओ क्यों करे प्रिजर्व उसको। आप सिटी में रहते हो गांव में, आप दिल्ली से हो। एग्रीकल्चर का शुरू से लास्ट तक का सीक्वेंस बता सकती हो। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। क्यों नहीं, आपकी पोस्टिंग खाली दिल्ली में होगी। एग्रीकल्चर पढ़ चुकी हो ना इकोनॉमिक्स में, बचपन में पढ़ा होगा। हाँ तो बेसिक ही तो पूछ रहे हैं हम, कौन सा तुमसे रिसर्च का पूछ रहे हैं। पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यही तो पूछ रहे हैं। पहले बीज डाल देते हैं जाके, ठीक है, और उसके बाद बोलो। खाद डालते हैं, फिर कौन सा खाद डालोगी आज के टाइम पे, मैन्योर या फर्टिलाइजर। अरे जैविक खाद डालोगी या फर्टिलाइजर, मतलब वो रासायनिक खाद डालोगी। रासायनिक डालोगी, चलो ठीक है। और इसके बाद खाद डाल दिया, बीज डाल दिया, उसके बाद क्या करें। वगैरह क्या होता है, कीटनाशक छिड़क दिया, वगैरह कैसे छिड़केंगे।
इरिगेशन, हाँ कितने महीने बाद करेंगे अब वो? बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, जब बढ़ जाएगा तब इरिगेशन याद आया आपको? ठीक है, उसके बाद काट देंगे, फिर जानो जानो इसको जानो। उसको ऐसे नहीं बताओ, ऐसे बताओ बताते रह जाओगे। ये बोलते हैं सबसे पहले खेत बनाया जाता है। हाँ, खेत को तैयार, जमीन तैयार करोगी ना। और देखो एग्रीकल्चर नहीं देखा है ना, गमला देखा है घर में, गमले में पौधा लगाते हुए देखा है, तो वो भी तो एग्रीकल्चर ही है। सबसे पहले क्या डालते हैं गमले में? मिट्टी डालते हैं, उसमें खाद वाद मिला देते हैं, फिर सीड डालते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, फिर उसमें निराई गुड़ाई करते हैं, कुछ घास वास हो जाए तो उसको हटाते रहते हैं, फिर ग्रो कर जाता है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। मान लो यहाँ नहीं करते, गमले की भी तो छटाई उटाई करते हैं, वहाँ हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका अनाज निकाल के उसका स्टोरेज करना होता है हमें। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन, यूपीएससी पूछिए, हम नहीं पूछ रहे, और वहाँ ये आंसर नहीं दे सकते कि हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो ये परंपरा भी थी, इसको प्रिजर्व करना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदा रहना है हमें, है ना। अगर नहीं भोजन होगा तो जिंदा रह पाएंगे क्या? और क्या इतनी अच्छी लेवाइश लाइफ जी पाएंगे अगर फूड ही ना हो तो? आप बताइए सर, कोई और परंपरा लेकर के क्यों संरक्षित करना जरूरी है? एग्जाम्पल लेके कोई बताइए। हाँ, आप ही से पूछो। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे क्या अभी इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? उसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। बहुत ऐसी चीज में से एक चीज बस बता दीजिए। क्या है? ठीक है, बढ़िया। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट करके आजकल कंबाइन मशीन वगैरह बना दिया गया है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आप कुछ बताइए। जैसे कोई एग्जाम्पल? फिर या कुछ भी क्यों, कला है तो कला है बस। हाँ, फिर वगैरह आ गया। हाँ हाँ, और उसमें स्किल डेवलप कर लेंगे। ठीक, कंट्रोल करना है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, मैं बार बार टोकता रहूँगा उस पर, धीरे धीरे आ जाएगा वो। आप बताओ। हाँ, पास की गलतियाँ की वो फ्यूचर में ना करें, जैसे कोई एग्जाम्पल लेके बताइए। स्किल्स नहीं होना गलती थोड़ी है भाई, उस समय नहीं उनको आया दिमाग में तो। हाँ, तो प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ये तो अलग केस हो गया। गलती आपने पहले बोला था गलतियां की उसको सुधारे, वो उस पर लेके बताइए। ये तो समझ में आ ही रहा है कि भाई स्किल डेवलप हो ही रहा है डे बाय डे, उसको करते हैं, वो तो ठीक है जी। टूल्स वगैरह क्या होते? टूल्स नहीं थे? क्यों नहीं थे? पत्थरों का बनाते थे, वो जितना बना सके उतना तो बनाए ही वो। आपने एक शब्द बोला था कि पास्ट में जो गलतियां की हैं वो फिर ना हो। मैं उस पर आ रहा हूं कि आप अपने बात को जस्टिफाई करिए, कौन सी गलती की जो अब नहीं करना चाहिए? कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, बहुत सारी चीजें होंगी भाई। अपने हिसाब से तो हर युग का प्राणी सही करता है ना, कोशिश तो करता ही है। अब बेचारों के पास मान लीजिए अब कहें कि उनको कपड़ा पहनने नहीं आता था, अब उस समय जो था वो सीखा उन्होंने और उसी से धीरे धीरे डेवलप हुई। तो ये तो स्किल का मैटर हो गया, ये गलती थोड़ी हुई। गलती तो जैसे हम लोग सती प्रथा थी, अब ये गलती थी ना, ये जैसे वो
नरबलि प्रथा थी, ठीक है, अभी बहुत सारे आदिवासियों में चलता है, ट्राइबल्स में चलता है, जैसे आज भी बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती है। तो ये तो गलती है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आगे नहीं करना। तो इस टाइप का कोई मिस्टेक, ठीक है, इंटरव्यू में जो बोल दिया ना उसको जस्टिफाई करना है, तो इसीलिए सोच समझ के बोलना, और नहीं तो फिर उसको जस्टिफाई करना है। बिल्कुल मैंने बताया लिखना भी तो एक आर्ट है भाई। बहुत बढ़िया, उससे हम लोग कंप्यूटर पे भी उसका यूज़ कर रहे हैं, आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेज बन रही है उससे। हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, एक चीज़ का इस्तेमाल करना सीखा तभी तो दिमाग आया कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, इसको भी ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो। तो इक्विपमेंट बढ़ते गए और हम लोग पत्थरों से आज कहाँ तक आ गए हैं, प्लास्टिक तक आ गए हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें कर रहे हैं उसका यूज़। बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट बताइए। ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं निकल के आया आपने, कहानी तो ज़्यादा हो गई। आ रहे हैं, पॉइंट कुछ नहीं आया। अरे तुम लोग घर में शादी विवाह नहीं होता है, कोई कल्चर फंक्शन नहीं होता है, त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, यहां से जाने के बाद सीधे मंगल चले जाते हो क्या आप लोग? आखिर चांद वाद पे घर है आप लोगों का, अजीब हो यार, क्यों नहीं ध्यान आ रहा है वो सब चीजें? आप लोगों के घर में कोई पूजा होती है, थोड़ी छोटी मोटी पूजा भी होती है, तो उसमें पेड़ों पौधों का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता? उसमें आर्ट का यूज होता है कि नहीं? अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है ना तो ऐसे बनाते हैं, उसमें बनाते हैं ना, कुछ भी होता हो, यज्ञ करते हैं होंगे, उसमें भी बनाते हैं कि नहीं बनाते स्ट्रक्चर कुछ? ये आर्ट नहीं है क्या? आर्ट मतलब बस समझते हो क्या, वो पेंटिंग ही होती है, कपड़ों पे चित्रकारी है, प्रिंटिंग है, ये क्या है, आर्ट नहीं है क्या? ये कहां से सीखा होगा? नेचर से ही तो आई होंगी चीजें, प्रकृति से ही तो आई होंगी, ठीक है। आपके कपड़ों पे देखोगे प्रिंटिंग कहां से लेते हैं वो लोग, कोई फूल बना दिया, कोई पत्ती बना दिया, कोई कुछ बना दिया, ये सब कहां से आ रहा है? नेचर से ही तो आ रहा है। और नेचर का ऑब्जर्वेशन किसने किया है, शुरू किया है? इन लोगों ने। हमारे एंशिएंट टाइम से ही तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तभी तो आ रही हैं चीजें, और तब हम लोग सीखे हैं उसको और उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी भी आप लोग देखो, आप खाने पीने की चीजों, बर्तन वगैरह का स्ट्रक्चर देख लो, बर्तन वगैरह का स्ट्रक्चर बनाना आर्ट है कि नहीं है? नहीं है? वो भी तो आर्ट है। तो आज भी क्या है, उसी टाइप की चीजें बना रहे हैं, देखो यहां आगे दिखाएगा। ये क्या है? गढ़ा है, ठीक है। तो आज भी है कि नहीं इस तरह का स्ट्रक्चर आपके आसपास, और इसका यूज कर रहे हो? किसने बनाना सिखाया? एंशिएंट टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पुराने समय से? तो ये अपने आप में आर्ट नहीं है क्या? अगर उन्होंने बनाना नहीं सीखा होता तो आप बना लेते क्या? रॉकेट भले बना ले रहे हो, नहीं, छोटी छोटी चीजें नहीं बना पाते आप। ये अपने आप में रिसर्च है, और ये इसीलिए एक दिन का नहीं है, इसीलिए हम पूरे टाइम स्पैम को पढ़ रहे हैं। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई आप लोगों को? मैं क्या बताना चाह रहा था कि ऊपर के 2 क्वेश्चन से ही ये तीसरा क्वेश्चन अपने आप डील हो जाएगा। फॉर्मेटिंग कर पाओगे? अभी मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी के लेवल की करना, लेकिन फॉर्मेटिंग कर पाओगे इसका? करिएगा, होमवर्क है ये, ठीक है, कोशिश करिए, बाकी तो हम कराएंगे ही। बाकी आप हिस्ट्री अभी पढ़ोगे, सोच लो, अभी पढ़े भी नहीं हो और कोशिश जारी है, कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, उसी तरह का ये भी है। शैलकृत स्थापत्य
प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोत में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज इन अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। क्या ये सेकंड क्वेश्चन टाइप का नहीं है? वही है ना? ये 2020 में पूछा गया है, यानी 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही फिर 2020 में पूछा गया। यूपीएससी रिपीट कर रही है क्वेश्चन, वहीं से बार बार पूछ रही है एक ही क्वेश्चन को। और क्लास कौन है? 6 क्लास की एनसीईआरटी से। अगर आप सहमत ना हो तो विरोध कर सकते हैं हमारी बात का। इसीलिए बार बार हम चिल्लाते रहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अब अगला क्वेश्चन जो है वो जो बताएगा मैं मान लूंगा कि उसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, मीन्स 2025 में। पढ़िए। क्वेश्चन 4 पे चर्चा करने की जरूरत है क्या? बाकी डिटेल चर्चा होगी अभी, ऐसा नहीं है कि हम कर छोड़ देंगे आपको, लेकिन अभी तो हम दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आ कैसे रहा है और आपके अंदर का डर। हिस्ट्री कौन याद करेगा? इसमें कुछ याद करने की जरूरत है क्या आपको? रटने की जरूरत है? ईयर रट रहे हैं, ये रट रहे हैं, वो रट रहे हैं, कुछ रटने की जरूरत है? बस आप ठीक से सोच लोगे तो फ्रेमिंग हो जाएगी और उसके बाद आसानी से बना के लिख सकोगे। कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको रटना पड़ेगा। भारतीय मिथक, कला और वास्तविकता में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉयन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। हमारे यहाँ बैल का बहुत महत्व है और सिंह का भी बहुत महत्व है, शेर का भी बहुत महत्व है। इसके बेसिस पे ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। अगर आप में से किसी के पास ठीक ठाक दिमाग होगा ईश्वर की दया से तो जरूर इसका आंसर बता देंगे आप लोग। एक वर्ड में दे दो वो जो मैं सुनना चाहता हूं। और हाँ बोलो। और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? दोनों साथ में है तो क्या है? कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? फिर से प्रियम्बल में जाओ। कोएग्जिस्टेंस है ना? वही क्वेश्चन है ना? ठीक है, सह अस्तित्व पे बात हो रही है। कौन सा? वही हमारा कल्चर इनरिच होता है। यही लाइन था ना एनसीईआरटी का कि हम सह अस्तित्व पे काम किए। अगर हमने डेयरनेस नहीं दिखाई होती तो आज यहां तक हम पहुंचे ही नहीं होते। तो इसलिए आप लोगों को भी अगर कहीं पहुंचना है तो क्या होना चाहिए आप में? सिंह की क्वालिटी होनी चाहिए, लायन की क्वालिटी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? बैल बुद्धि, मतलब बैल का भी क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी यानी प्रोडक्टिविटी। समझ आ रहा है? ये नहीं कि केवल बहादुरी तो कर लिया, आप हम आईएएस बन के रहेंगे, ऐसे कैसे कोई मना कर देगा हमको, और उसके बाद जाके सो गए। कल उठेंगे, कल से करेंगे। और फिर 8 बजे नहीं उठ पाए, 8 बजे क्लास है, छोड़ो यार ऑनलाइन ले लेंगे, कौन जाता है। तो ये क्या हो गई? ब्रेवरी तो हुई लेकिन प्रोडक्टिविटी आप में नहीं है। और जब तक दोनों नहीं होगा तब तक कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा, और कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? डेवलपमेंट संभव है ही नहीं। इसीलिए हमारे प्रेम्बल का जिस्ट ही क्या है? हम लोगों का, भारत का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी का मतलब ही क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, एक साथ मिलकर रहना, एक दूसरे की समस्या को समझना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना, यही तो है कोएग्जिस्टेंस। तो इसीलिए हम लोग गर्व से क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
और ये आप में क्वालिटी अगर नहीं होगी कि आप को एग्जिस्टेंस को फॉलो करो, तो क्या आप एक अच्छे आईएएस बन पाओगे? आईएएस तो दूर, अच्छे इंसान नहीं होगे। और जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा कोई भी कुछ भी नहीं बनेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, वो अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। और ये को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने सीखा है? स्टोन एज से सीख के आ रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि को एग्जिस्टेंस को हम माने, को एग्जिस्टेंस को समझें और अपने अंदर उसको क्या करें? डेवलप करें। अब समझ में आ रही है बात कि वेल एडुकेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? जो यूपीएससी आपसे चाहती है, बोला था ना सिलेबस में लिखा है, क्या चाहिए उसे? एक वेल एडुकेटेड पर्सन, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? सिंह जैसी बहादुरी और बैल जैसी फर्टिलिटी, बुद्धि नहीं, ठीक है? फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और डेयरनेस होनी चाहिए। और इसीलिए अभी केस स्टडी आपके सामने आ रही है, उसमें यूपीएससी फिर प्रूफ कर रहे हैं हम कि कैसे ये है। आपके सामने केस स्टडी अभी आ रही है, तो देखिएगा उसमें आपके इस क्वालिटी को चेक किया जाएगा। मैं जब भी बोलता हूं तो अपनी बात को प्रूफ के साथ बोलता हूं, इसलिए कि जो यूपीएससी कहती है मैं वही बोलता हूं, ठीक है? पढ़िए केस स्टडी। अगर आप में ये गुण क्वालिटी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर ही नहीं सकते, और अगर टैकल नहीं कर सकते तो यूपीएससी आपको नहीं लेगी। तैयारी छोड़ दीजिए, दूसरा काम देख लीजिए। आप दोनों सर आज नए आए हैं क्या अभी? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका राहुल नाम है, आपका? अंकित। किसका? अच्छा, आपका पहला दिन है। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बातों से? आप लोग कुछ समझ पा रहे हो? यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे डील करवा रहे हैं पहले ही दिन। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है ये, ठीक है? आप केस स्टडी पढ़िए, अधिकारी बनने जा रहे हैं, केस स्टडी दिया है वहां पे, अधिकारी बनेंगे। अरे ऐसे मुस्कुरा, शर्मा क्यों रहे हैं भाई? बनेंगे ना? कौन सी पोस्ट चाहिए? अरे बताइए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस में रखेंगे? आईएएस, आईपीएस, क्या बनने का सपना है? आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते। आप शर्मा क्यों रहे इतना? जो बनना चाहते हैं वो तो आपने तय करके आए ही होंगे कि ये मुझे पसंद है ज़्यादा। केस स्टडी 4th पेपर में पूछा जाता है आपसे। यूपीएससी के 4th पेपर में एथिक्स जो पेपर है उसमें केस स्टडी पूछी जाती है, और इस पे क्वेश्चन बनता है कि आप क्या डिसीजन लोगे। अधिकारी बन के वहां क्या करना है? घर में सोना है जाके? हाँ। आप क्यों बनना चाहते हैं राहुल जी अधिकारी? बताइए बताइए बताइए। अरे सोशल सर्विस करना चाहते हैं ना, देश की सेवा करना, लोगों को सेवा करने ही जाना चाहते हैं ना, इसीलिए तो बनते हैं। और किस लिए बनते हैं? क्या तुम्हारे पास नहीं है क्या ये? तो पढ़ो उसको, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी वाला पढ़ो। इस पे क्वेश्चन ये है कि आप क्या क्या मेजर्स लोगे, यानी कि क्या क्या उपाय करोगे इस एरिया के लिए। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, इंग्लिश में शायद ये छूट गया हो, एक स्टेट है जिसमें शराबबंदी लागू है पूरी तरीके से, अभी बिहार में लागू है, ठीक है? तो अभी अभी आपको ऐसे जिले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, एसपी, ठीक है, बना के भेजा गया है, जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है। अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती हैं। कौन सी शराब पीने से मरते हैं लोग? एल्कोहल होता है 2 तरह का, कौन कौन सा? इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल और इसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल।
इसे कहते हैं जहरीली शराब। ये मेथिल अल्कोहल गलती से बन जाता है, जो देसी बनाते हैं ना तो उनको इतना एथिल मेथिल क्या ही पता होता है, तो कभी कभी केमिकल इम्बैलेंस इधर उधर हो जाता है, तो कच्ची शराब जिसको बोलते हैं लोग, उसी में इधर उधर होने पर मेथिल अल्कोहल बन जाता है और वही बोलते हैं जहरीली शराब। ठीक है, इसको पीने से या तो डेथ हो जाएगी या ब्लाइंडनेस आ जाती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधे हो जाते हैं लोग। जी, एथेनॉल इसी का एक नाम है, इसका मेथेनॉल नाम है, इसका एथेनॉल नाम है। नहीं, एथिल अल्कोहल पीने से कुछ नहीं होता। अब ज़्यादा पी लो तो पानी पीने से भी आदमी मर जाएगा, ओवर ड्रिंकिंग से तो दिक्कत होती है, लीवर फेलियर हो जाएगा। तो वो तो हम भी, वो तो अलग चीज़ है जो आप पीते हो, जैसे बियर में अलग होती है, वो तो कैटेगरी आप बता रहे हो ना, वही ना। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहे हम क्वेश्चन। किसमें? तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अलग अलग ड्रिंक में डिसाइडेड है ना कि इतना ही % रहेगा, तो जब ज़्यादा कोई भी चीज़ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो नुकसान करेगा ही, लीवर फेल हो जाएगा ना। लीवर फेल होगा तो बच जाएगा आदमी, वो तो मरना तय है बेटा। लीवर फेल्योर में सडनली ही डेथ होती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको निकालने पर आप 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ठीक है, 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते, तो लीवर फेल्योर हो जाता है उसमें। लेकिन नॉर्मली आप 1-1 पैग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेस दूर करने के लिए रेड वाइन लोग पीते ही हैं, डॉक्टर लोग और बड़े बड़े ऑफिसर भी पीते हैं, तो उनमें कम होता है, तो आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन के बाद, अभी नहीं, वहाँ बताया जाएगा, ट्रेनिंग में बताया जाएगा कैसे लेना है, क्या लेना है वो सब। तो अभी फ़िलहाल इधर लो। तो आपको क्या करना है, अभी तक इसको क्या था कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, शराब बन रहा है और बिक रहा है, इसको लॉ एंड ऑर्डर से सुलझाया जा सकता है। लेकिन असली मैटर क्या था, आप जब गए और वहाँ रिसर्च किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षणिक रूप से एरिया पिछड़ा हुआ है, यानी कि इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियल रूप से और एडुकेशनली ये एरिया क्या है, बैकवर्ड है। अब क्या है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम भी बहुत सही नहीं है, और विभिन्न समुदायों में बार बार होने वाले टकराव, अवैध शराब को निर्माण, यानी कि वहाँ पे कम्युनल क्लैश भी है आपस में। ठीक है, अतीत में लोगों के हालात में सुधार लाने के लिए न तो सरकार ने और ना ही सामाजिक संगठनों में ने, यानी कि NGO वगैरह जो भी हैं या और भी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी हैं, कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं किया है। तो आप क्या करोगे इस एरिया में जो कि परमानेंट सोल्यूशन दे दे? यही क्वेश्चन यूपीएससी ने किया है आपसे। ये यूपीएससी का ही केस स्टडी ले आके मैंने दे दिया आपको, इसीलिए। सजेशन सबसे पहले 2 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद सजेशन पूछना शुरू करेंगे हम। इसको 150 वर्ड में लिखना होता है आपको, 4th पेपर में आएगा, 150 वर्ड में इसको लिखना होता है। ठीक है, कई अब नए पैटर्न में ये कर दिया उन्होंने कि 4 ऑप्शन भी दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि कौन कौन सा करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तो ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आप इसमें बताओ क्या क्या कर सकते हो। आपने पढ़ लिया, बताइए क्या क्या सलूशन हो सकता है। पहले तो जो इस शराब का सेवन कर रहे हैं उनमें जन जागरूकता बढ़ानी जरूरी है, किस तरीके से नुकसान कर सकती है। तो पहले सबसे स्टेप यही लिया जाएगा। सेकंड सर, जहाँ ही शराब बन रही है वैसी जगहें आइडेंटिफाई की जाएंगी कि क्या कहाँ ऐसा हो रहा है। थर्ड सर, ये स्टेप लेंगे कि जैसे इसमें बताया कि आर्थिक और शैक्षिक जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए मतलब कदम उठाएंगे। और कुछ उपाय बताइए कैसे कर पाएंगे इसको। सर जैसे कि स्कूली जैसे यहाँ पे लिखा है, ना तो सरकार द्वारा ना ही सामाजिक संगठनों द्वारा कुछ किया गया है। अब आपको अपने स्तर पे काम करना है, सोच लीजिए। ये नहीं पर्सनल काम करना है, सरकार की हेल्प से ही करना है, लेकिन कैसे क्या कर सकते हैं उसमें।
बहुत अच्छा। किस तरीके से यहाँ पिछड़ापन है और यहाँ कैसे समुदायों में टकराव है, हम्म। जो उसका क्लैश है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उन समुदायों को इकट्ठा करेंगे ताकि वो हम्म। बताएंगे उनको परेशानी क्या है। परेशानी क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट निकाल रही हो। ठीक है, और हाँ सर, और शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, हम्म। जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में एजुकेट करेंगे कि हम्म। गलत है और उन्हें क्या करना चाहिए हम्म। समाज के प्रति या अपने खुद के विकास के लिए। ठीक है, बढ़िया है। आप बताइए कुछ। अच्छा पॉइंट निकाल रहे हो। 150 वर्ड में लिखना है। दारू नहीं बोलते बेटा, शराब लिखा हुआ है। अच्छा, वहाँ के लोगों में किसको जागरूक है? किसी शराबी को समझाना तो बड़ा मुश्किल, दिन भर समझाओ, शाम को फिर वही पहुँच जाएगा वो। तो किसको जागरूक करोगे वहाँ? वीमेन को टारगेट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? उन्हीं को होती है। तो उनको अगर हम किसी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएँ NGOs के थ्रू, ठीक है, और उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा करके उनको पहले स्ट्रांग बना पाएँ, इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग हो जाएंगी तभी ना वो कुछ कर पाएंगी, स्टेप लेंगी। ठीक है, तो एक ग्रुप बना के इस तरह से टारगेट करके कर सकते हैं। बढ़िया, अच्छा पॉइंट निकाल। आप सर कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। जो ऑलरेडी चल रही हैं उसको और बेहतर तरीके से, ठीक है। हाँ, इरिगेशन की जैसे समस्या बता रहा है, तो अगर एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको कुछ बेहतर कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़ेगा और फिर वो हमारी बातों को शायद सुन पाएँ। ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे किसी के लिए तभी तो कोई सुनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब बन जाओगे। ठीक है, बस लिखना सीखना है, सोचने में तो ठीक हो। और कौन बताएगा? आप बताइए। हाँ, आप ही। सर सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे जाके ऑफ ड्यूटी मैं चेक करूंगी कि ऐसा क्यों होता है। ये तुम्हें जीवन से प्यार नहीं है क्या अपने? तुम अक्सर ऐसे स्टेप लेने पर भरोसा कर रही हो। अच्छा स्टेप है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि इसमें माफिया बहुत इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, और इसके कार्टेल जो है मंत्रियों तक जुड़े होते हैं। क्योंकि लिखा है न तो सरकार ने, क्योंकि सरकार जानती है इसका मतलब, लेकिन करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट हो रहा है ना साइड से। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि स्टेप तो अच्छा है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसे ऑन ड्यूटी अगर हम जाते हैं तो हाँ, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अगर हम ऑफ ड्यूटी जाके इसको ऐसे भी कर सकती हो कि अपने जाने के बजाय, ठीक है, जो आपके पास एक डिपार्टमेंट होता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, CID जिसको बोलते हैं, CID तो नाम सुना होगा। तो क्या हुआ? हाँ हाँ, सीरियल आता है। तो वो लोग, उन लोगों को कोई ऐसे नॉर्मली वो लोग वर्दी में तो रहते नहीं हैं, और उनको कोई जल्दी देखता, ऐसे पब्लिक में रहते नहीं तो जल्दी पहचानता भी नहीं है कोई। और उनको इस बात की ट्रेनिंग मिली होती है कि कैसे किसी की रेकी करते हैं, कैसे मतलब डिस्गाइज्ड हो जाते हैं, मतलब चेहरा वगैरह बदल सकते हैं, या इस तरह का बदल के कैसे घुल मिल जाते हैं वो। तो उनकी हेल्प ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। हर जगह अपने मत जाओ तो। ठीक, हाँ, और फिर सर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इशू है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर उनके पास कोई काम होगा तो ये जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर जो बेकार बैठे होते हैं उनको बरगलाना, उनको ले जाना बहुत आसान है ना, सोसाइटी में, चाहे उनको अपने में मिला लेना। अब कोई माफिया है, कह दिया चलो भाई 10 रुपया तुमको देंगे, 20 रुपया देंगे, तो वो जब कुछ नहीं कर रहा है तो चला ही जाएगा उनके साथ, क्या ही है। और इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। और सर मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग एकदम से तो बंद नहीं कर सकते और उसके लिए हम उन्हें राइट क्वांटिटी बता सकते हैं कि आप अगर उसको बनाओगे तो वो लेस हार्मफुल या वैसे होगा, तो फिर ग्रेजुअली उसको किया जा सकता है। तो वो तो सर अवैध है ना,
सपोर्ट, इसको सपोर्ट मत करना कभी भी। जो इलीगल है उसको सपोर्ट हम किसी भी लेवल पे नहीं कर सकते। अब देखो प्रैक्टिकली आपको बताएं कि एक समस्या आ रही है इसको, शराब बनाने वाली कुछ जातियां होती हैं, एक हाँसी जाति होती है, कुछ बंजारे लोग होते हैं। अब समस्या उनके साथ ये है कि शराब, जैसे इन्होंने कहा आइडेंटिफाई कर लें, पकड़ लेते हैं, अब उनका करें क्या, उनको कुछ और आता ही नहीं है। अब इतनी जल्दी उनको स्किल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह रहते ही नहीं है, वो घूमते घूमते रहते इधर उधर, और उनका यही बहुत मतलब एंसेंट टाइम से उनका यही काम रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या गवर्नमेंट के साथ है कि उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, करें क्या उसका। अगर मान लो 6 महीने के लिए बंद भी कर दिया तो 6 महीने बाद भी तो फिर वो वही करेगा, दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो और स्टेबल क्या क्या उपाय बता रहे हो बेटा? जागरूकता तब आती है जब पेट भरा हो, ठीक है। जब आपका मेन काम वही है तो आप कैसे उसको छोड़ सकते हो? तो या तो आप अपने पास से पैसा दो, वो सरकार के पास ऐसा फंड है क्या? कोई कुछ है नहीं इस तरह का, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई फंड तो है नहीं। अब हम उनको किसी प्लान में शामिल करते हैं तो पता चला 10 दिन बाद वो कहीं और चले गए। समझ पा रहे हो? अब किसी को जबरदस्ती वहां बैठा नहीं सकते कि नहीं तुमको यहीं रहना है, ये भी तो उनके राइट्स का क्या हो जाएगा, वायलेशन है, ठीक है। तो ये मतलब दिक्कत है, ये जो लोग सिस्टम में हैं वो बताते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल हम लोग यही करते हैं, पकड़ते हैं फिर छोड़ देते, जाओ ठीक है कोई बात नहीं। को इससे ये होता है कि उनमें एक डर बना रहता है, तो थोड़ा कम करते हैं मतलब, और धीरे, और ये जो केसेस होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। और बाकी लॉन्ग टर्म में कुछ उनके बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए कुछ व्यवस्था देखी जा रही है। अब वो तो अब होने से रहे, वो तो जो हैं वही रहेंगे, लेकिन उनके बच्चों में सुधार तो किया जा सकता है कि उनको कोशिश किया जाए कि किसी तरह से वो जहाँ जाएं वहीं पे वो स्टडी कर लें। एक ऐसी व्यवस्था रख दी जाए जिससे कि मान लीजिए यहाँ स्कूल में 10 दिन है तो 10 ही दिन पढ़ भाई, यहीं पे पढ़, फिर आगे दूसरे जगह चले जाना तो वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। नहीं अभी आ रहे हैं उसके उस धीरे धीरे क्या होगा, वो खुद स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। और उनको भी हम स्किल मिशन के तहत, जो प्राइम मिनिस्टर स्किल मिशन है और तमाम चीज़ें, उनके तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट कर सकते हैं। रुकेंगे तभी ना कुछ कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे हो सकता है अपने बच्चों के ही उससे रुकना शुरू कर दें, क्योंकि मिड डे मील में तो फूड मिल ही रहा है उनको, कॉपी किताब सब फ्री में मिल रहा है। तो उनके लिए हो सकता है वो रुकना शुरू कर दें, आदत को सुधर जाए, ठीक है। तो इसके धीरे धीरे हो सकता है एक लॉन्ग टर्म में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, है ना। ये शॉर्ट टर्म में यही बताया मैंने कि जो ये लोग बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। अपने लेवल पे आप स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, उसको रोकना है किसी तरह से। अब वो बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। आप अपना आंसर एक फॉर्मेट में दीजिए कि हाँ हम ये करेंगे, तो आपका डिसीजन तो वही रहेगा। अब उसके बाद क्या आएगा सामने उसको देखा जाएगा किसी तरीके से, वो आपका जो है इथिकल पहलू हो जाएगा, उसमें हम किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, ठीक है, नैतिक पहलू जिसको कहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इमोशनल नहीं हो सकते। जो इलीगल है उसको हमेशा बैन करना है। किसका? अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के हैं लोग। जैसे अभी दिल्ली में आप देखते होंगे, राजस्थान साइड से कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं इधर उधर, जैसे कई जगह उन लोगों का वो लोहे की चीज़ें बना के बेचने का काम होता है, ठीक है। तो मूवेबल होते हैं, कोई बहुत वो फिक्स उनका नहीं है। तो कोई फिक्स रास्ता नहीं ना है भाई कि यहीं से जाएंगे, ऐसा रास्ते से संभव नहीं है। कहीं भी जाते रहते हैं, उनकी मर्जी, पता नहीं कहाँ जाते हैं। जैसे एक वो देखते होगे जो मदारी देखा है बचपन में, नट बोलते हैं उनको, नट।
तो नट वाले लोग कभी यहाँ रहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वहाँ दिखा के फिर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो कहाँ रास्ते में बैठे रहोगे उनके, है ना। तो ये चीज़ें, तो आप लोगों को समझ में आया कुछ कि मेंस के भी क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और अप्रोच क्या रहना चाहिए, ये समस्या आती है। शुरू कहाँ से करें, तो शुरू कहाँ से करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये अप्रोच समझ में आ रहा है। तो एनसीईआरटी अगर आप 3-4 महीने पढ़ लिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्मेट आसानी से बना सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, और वो यूपीएससी हंसी खुशी से एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग होमवर्क पे। सबसे पहला प्रेजेंटेशन किसका होगा, आप दोगे? कौन कॉन्टिनेंट था आपका? साउथ अफ्रीका कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट ही भूल गए। आ जाओ इधर। बोला था ना सैटरडे को होगा, लेकिन सैटरडे को छुट्टी हुई तो नेक्स्ट वीक मंडे को। अच्छा ठीक है, तैयार नहीं करके आए, चलिए कोई बात नहीं। कल वेंसडे को कोई दिक्कत हो जाएगा ना? अच्छा, क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट होमवर्क, अरे नेक्स्ट होमवर्क था, है नहीं, 10,000 BC देखना था। चलिए बताइए उसके बारे में, आपने क्या सीखा? मिला ही नहीं, इजीली अवेलेबल है। देखा था आपने? अच्छा, तो क्या सीखा उससे, वही बताइए। कुछ वहाँ सुना? तो सुन के थोड़ी होगा, विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे। कैसे शिकार हंटिंग कैसे करते थे वो लोग? अरे तो पैसा लगा लिए होते, कहीं से डाउनलोड करवा लिए होते। हाँ, उनसे ले लीजिए, वो फ्री में दे देंगे सबको। हमने इसलिए बोला था कि आप विजुलाइज करो, हंटिंग का देखना, कैसे हंटिंग करते हैं वो लोग, देखना क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, उससे आपका भी स्किल डेवलप होगा। कभी फंस गए ना अकेले में, तो हर जगह पिस्टल लेके थोड़ी चलोगे, 6 गोली रहते खत्म हो गया तो कहीं तो काम आएगा कुछ बुद्धि, है ना। तो कभी कुछ देखा हुआ सुना हुआ कहाँ काम आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो हम विजुअलाइज करने की बात कर रहे थे, उस समय को विजुअलाइज कराया गया है, तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। होमवर्क किया करिए बेटा, ये गलत बात है। ने वो होगा, वो होगा, अभी पहले ये वाला होमवर्क तो हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होमवर्क, 2 हॉबी बोला था, ये भी नहीं हुआ। मतलब आप लोगों का हो गया है, बस इन्हीं लोगों को सिलेक्शन लेना ना, बाकी आप लोग तो बस ऐसे आए ना। अभी भंडारा चलेगा, खा लीजिएगा, होता है ना प्रवचन के बाद भंडारा, प्रसाद लेके जरूर जाए। और किसी को नहीं सिलेक्शन लेना ना, क्या मजाक है, 1 हफ्ते हो गए। बोला भी था कि नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, हम बताएंगे। आज अब से नहीं तैयार करोगे तो उस दिन नहीं होगा, संभव नहीं है ये, ठीक है। आप लोगों का तैयार है तो उस पर बात करेंगे अभी, ठीक है। बाकी जिनको नहीं ज़रूरत है सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, पैसा ज़्यादा हुआ होगा आके दे दिया होगा यहाँ पे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा ही हैं अमीर। प्रीलिम्स के क्वेश्चन करिए अभी, उसी चैप्टर से दिया है मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा होगा।
नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। इस कथन की सहायता से कौन सा या कौन से आधार हो सकते हैं? मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन से आधार हैं, क्या क्या? आप पढ़े नहीं हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है, लेकिन जो पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, 6th क्लास। इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं, केवल एक स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, तो आप बताएंगे। आप बताइए कौन सा सही है? और कोई? पहला भी हो सकता है आपके अनुसार। बी और सी आपके अनुसार। द पीपल देयर वर फेमिलियर विद द वेल्थ अराउंड द नर्मदा, पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ। ABC क्या आप कह रहे हैं? कौन बोला? डी छोड़ के तीनों हो सकते हैं। कौन सा राउंड है ये पढ़ने वाला? इस चैप्टर को पढ़ने का कौन सा राउंड है? चौथा राउंड है ना? और अभी भी क्या हो सकता है? 4 बार पढ़ चुके हो ना? क्वेश्चन भी बना चुके हो क्वेश्चन। अब यूपीएससी जब ऐसे पूछेगी तो वहाँ भी हो सकता है, और निगेटिव मार्किंग में हो सकता है क्या कर देगा? आप बाहर हो सकते हैं। तो कंफर्म बताइए, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से और फिर उससे कंक्लूजन निकालिए क्या पूछा जा रहा है और क्या सही है। इसके लिए हम आपको कल तक का टाइम दे रहे हैं, सब लोग आकर मुझसे मिल के बताएंगे अपना अपना आंसर, ठीक है? और क्यों जस्टिफाई करना होगा उसे, ठीक है? कल तक का टाइम दे रहे हैं समझने के लिए क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से, निगेटिव अब नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे। कुछ अप्रोच समझ में आ रही है आप लोग? नहीं, केवल हाँ हाँ कर रहे हो। कुछ आ रहा है ना? तो लिखने का भी कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। और प्रीलिम्स का कैसे बनता है, मेंस का कैसे बनता है, कहाँ से बनता है एनसीईआरटी, कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ों का अप्रोच आपको धीरे धीरे हो जाएगा। और 3 मंथ्स आप जुड़े रहे तो उसके बाद देखिएगा आप किसी भी पॉइंट पे हम देंगे, कोई भी टॉपिक देंगे, आप फटाफट आंसर लिख दोगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वर्ड की दिक्कत है तो बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है, यहीं से वर्ड आपको अच्छे मिलेंगे, शॉर्ट में लिखने का, प्रिसाइज वे में लिखने का, और अच्छे वर्ड कौन देगा? एनसीईआरटी देगी। तो इसे कई बार पढ़ते रहना है तो आपको वर्ड भी अपने आप धीरे धीरे ग्रैप्स होते जाएंगे। 18-20 साल तक खराब पढ़े हो तो अब अच्छा गेन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना ब्रेन को, ठीक है? थैंक यू।